सूरज सुरमई और नारंगी रोशनी की चादर में लिपटा गरूब हो रहा था। सारे दिन की अनतक पलक झपके बिना जिम्मेदारी निभाने के बाद थका मांदा सा आंखें मूंदता सूरज दुनिया को मिल सके अंधेरे में घर कर रहा था। सूरज के घर होते ही चीन की शहर शंघाई और उसके मसाफात में बुलंद और बांग इमारतें रोशनियों में नहा गई थीं। मगर उसी शहर में ये एक ऐसी जगह थी जहाँ न सूरज निकलने का पता चलता था और न गरूब होने का। बस जब सफ़ेद बत्तियाँ सुर्ख बत्तियों में तब्दील होती तो रात हो जाती, और जब फिर से सफ़ेद में तब्दील होती तो सुबह हो जाती। जिंदा इंसानों के इस कब्रिस्तान में आज उसका दूसरा दिन था, और यहाँ का हर पल एक सदी पर मुहित महसूस हो रहा था। लड़कियों की आवाज़ों की बुनबुनाहट के साथ कुछ दर्दनाक चीखें और कोड़े मारने की आवाज़ें उभरने लगती थीं। जैसे ही किसी को मारने की आवाज़ें उभरती तो उस लड़की की दिलखराश चीखें उस बंद कब्रों के दरमियानी राहदारी में गूंजने लगती, और बाकी सब जिंदा लाशें अपने सर घुटनों में देकर कानों में उंगलियां घुसा लेती। तमन्ना ने उसे बताया कि जब कोई लड़की जिद करती है और किसी क्लाइंट को खुश नहीं करती, फिर उसको यूं ही कोड़ों से मार पड़ती है। आज दूसरे दिन, अब ये वो वक्त था जब खामोशी फैलना शुरू हो चुकी थी। हाँ, आज उसी जगह उसे फिर से शाम होगी। रोज रात को नींद की वादी में जाने से पहले वो ये सोचती थी, जब आंख खुलेगी वो यहाँ नहीं होगी। जोई पलंग पर टांगे लटकाए हाथों को गोद में धरे बैठी थी। वो तकरीबन सुबह से हजार बार सलाखों से पलंग और पलंग से सलाखों तक का चक्कर लगा चुकी थी। कमरे के एक कोने में वो सीधा सी चादर पर तमन्ना फर्श पर सजदा किए सर और नाक को फर्श से जोड़े हुए थी। जोई उसे कल से जांच रही थी कि वो दिन में 5 दफ़ा यूं माथे और नाक को फर्श से जोड़कर सजदा शेर होती ही थी, जहाँ वक्त की जांच के लिए किसी किस्म की कोई घड़ी मौजूद नहीं थी। इसलिए वो अंदाजे के मुताबिक वज़ू करती और अपने पलंग के गद्दे के नीचे से छोटा सा साफ कपड़ा निकालकर फर्श पर बिछाती और नमाज अदा करने लगती। और आज भी वो चौथी दफ़ा यही अमल दोहरा रही थी। जोई ने गहरी सांस खारिज की और रुख मोड़े बाकी दोनों लड़कियों की तरफ देखा। वो दोनों एक ही पलंग पर लेटी महुई गुफ्तगू थी, जहाँ बातें करने और रोने के अलावा कुछ भी नहीं था करने को। लड़कियों के पास लिबास के अलावा कोई चीज़ नहीं थी। हत्ता के बालों को बांधने के लिए या लगाने के लिए भी किसी किस्म की कोई पिन भी नहीं थी। कमरे में पंखे नहीं थे। छत छोटी थी, ऊपरी पलंग पर लटकने वाली अगर अपनी टांगें उठाए तो छत से टकरा सकती थी। कमरे में कोई नुकीली चीज़ या किसी किस्म का कोई आला मौजूद नहीं था, जिससे कोई लड़की खुद को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाती या खुदकुशी की कोशिश करती। जोई आंखें उठाए कमरे के चारों अतराफ को बागौर देख रही थी। ये किसी इमारत का तहखाना था, जहाँ ना कोई खिड़की थी और ना कोई रोशनदान। वो दिमाग में इस गैस से निजात का सैया खोज रही थी, पर निगाह उस कमरे के हर कोने से सर पटक कर मायूस वापस आ रही थी। तमन्ना उसके साथ कल रात बहुत देर तक बातें करती रही थी, जिसमें उसने उसे इस जगह और लोगों के बारे में इकट्ठी की हुई सारी मालूमात से आगाह किया था। रात को जब वो ऊपर अपने पलंग पर और जोई निचले पलंग पर लेटी थी, तब भी वो एक दूसरे से बातें कर रही थी। तमन्ना को यहाँ इस कैद में 2 साल हो चुके थे, और इस सारे अरसे में वो यहाँ के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। रात को खुद ब खुद पूरे हॉल की बत्तियां सफ़ेद से सुर्ख रोशनी में तब्दील हो गई थीं, और बत्तियों की रोशनी बदलते ही सब लड़कियां अपने बिस्तर पर लेटने लगी थीं। जैसे ही रोशनी सफ़ेद से सुर्ख में तब्दील हुई, जोई का खौफ बढ़ने लगा। उसकी यहाँ आज पहली रात थी। वो कमरा, उसकी छत अजीब वहशत सदा लगने लगी थी। बस तमन्ना की उभरती आवाज़ उसकी दाढ़ बांधे हुए थी। क्या तुमने कभी भागने की कोशिश नहीं की यहाँ से? बातों के दौरान ही उससे तमन्ना से सवाल किया था। सवाल करने के बाद वो अब अपने ऊपर मौजूद उस पलंग के निचले हिस्से को घूर रही थी। खामोशी वक्त के कुछ पल निकल चुकी थी जब तमन्ना की दिल की आवाज़ उभरी। भागते वो हैं जिनके पीछे कोई हो। हम यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? वैसे तो कोई रास्ता नहीं, लेकिन अगर कोई कोशिश भी करती है तो पकड़ी जाती है। उसके बाद या तो मार दी जाती है, या फिर तशद्दुद के ना ख़त्म होने वाले दौर से गुजारा जाता है। ऊपरी पलंग से चिड़चिड़ाहट की आवाज़ उभरी, और फिर वो नीचे उतरकर जोई के बराबर आकर उसके पलंग पर लेट चुकी थी। उसके यूं साथ आने पर जोई के बढ़ते खौफ को जैसे एक तस्कीन मिली। ये ब्लैक मार्केट है जहाँ इस वक्त तुम हो। तमन्ना अपनी आवाज़ को हद दर्जा धीमा रखे हुए थी। पतले से तकिए पर वो अब जोई के साथ सर जोड़े हुए बोल रही थी। तुम जहाँ थी इससे पहले, अगर तुम्हारा शौहर तुमसे वहाँ अपने ही घर में प्रोस्टिट्यूशन करवाता, वो सब लोकल था। मगर यहाँ वो तुम्हें ब्लैक सेक्स प्रोस्टिट्यूशन मार्केट में सेल कर गया है। तमन्ना की इस बात पर एक लम्हे के लिए सांस रुका। हल्की सी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। मतलब लीताओ उसे यहाँ बेच गया है, और अब वो कभी नहीं आएगा। हम इनके सेक्स वर्कर हैं जिनसे इनका बिजनेस चल रहा है।
सेलियो प्रोस्टिट्यूट सबसे निचला दर्जा है। यहाँ इस दर्जे में ये लड़कियों को सबसे ज़्यादा असियत में रखते हैं और हमारे अंदर हमारी अनाज से लेकर नज़ाकत तक सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। तशद्दुद से लेकर जिस्म फरोशी तक हर एक असियत से गुजरना पड़ता है। फिर उसके बाद बहुत सी जगहों का ना ख़त्म होने वाला सफ़र शुरू हो जाता है, जिसमें अगला दर्जा पोर्नोग्राफी ट्रैकिंग है। ये ज़बरदस्ती पोर्न फिल्म बनाते हैं और डार्क वेबसाइट्स पर चलाते हैं। तमन्ना उसे इस की तमाम तहों से आगाह कर रही थी और दम साधे लेती थी, क्योंकि उसकी तमाम बातें गले में एक तोक की तरह अपनी गिरफ्त बढ़ा रही थी। उसके बाद एक्सॉर्ट प्रोस्टिट्यूशन है। ये भी उनके हाथ में होती है। इनमें ये लड़कियों क्लाइंट के पास भेजते हैं, किसी होटल रूम या किसी फ्लैट में, जो इन्हें सुर्ख रोशनी में मजीद आंखें खोली। कुछ रंग बिरंगे से अक्स आंखों के सामने नाच रहे थे और दिमाग में साए साए जैसे चक्कर चलने लगे थे। उसे बढ़ती हनकी अपनी हड्डियों में घुसी हुई महसूस हो रही थी। और जब लड़कियां अपनी जवानी की हदूद से निकलने लगती हैं और डिमांडिंग नहीं रहती, तब ये लोग उन्हें स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन के लिए छोड़ देते हैं। ये उन्हें सिर्फ रिहाइश की जगह देते हैं, जिससे किराया और ऊपर के पैसे उन लड़कियों को उन्हें अदा करने होते हैं। अब सब उन पर होता है, वो कैसे कमाएंगी, क्या करेंगी। तब वो स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन करती हैं, तब जाकर थोड़ी आज़ादी होती है, मगर तब तक वो इतनी तबाह हो चुकी होती हैं और उम्र के उस हिस्से में होती हैं कि बाकी मुआशरा उन्हें आम इंसान की तरह कबूल नहीं करता और उनके पास स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। दिलगीर लहजा था जिसमें वो अपना और उसका अंजाम बता रही थी। जोई को अपने जिस्म के खड़े होते रोंगटे कीड़ों के रेंगने की मानंद एहसास दिला रहे थे। दिल के धड़कने की रफ्तार आने वाली वहशतनाक लम्हात को सोचकर ही बढ़ चुकी थी। यहाँ इस ब्लैक मार्केट में सब लड़कियाँ 22 से नीचे की हैं और वो अभी सबसे निचले दर्जे में है। मतलब हम स्लेव सेक्स वर्कर हैं। इनको यहाँ क्लाइंट के पास कम भेजा जाता है। सिर्फ चंद जो स्लेव से एस्कॉर्ट के दर्जे पर जाती हैं, उनको क्लाइंट के पास भेजते हैं। 22 से नीचे वाली तमाम लड़कियों को ये लोग अपनी वेब वीडियोज़ और सेल के लिए, अज़ा के ट्रांसप्लांट के लिए रखते हैं, क्योंकि हमारे अज़ा जवान होने की वजह से ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं। वो तमन्ना कोई वहशतनाक दास्तान सुनाते हुए महसूस कर रही थी। शायद वो उसे ज़हनी तौर पर आने वाली सारी अज़ीतों के लिए तैयार कर रही थी, ताकि वो यहाँ से भागने के बारे में सोचना छोड़कर इस ज़िंदगी के साथ समझौता कर ले। फिर यहाँ से हर साल बहुत से ममालिक में कानूनी और गैर कानूनी प्रोस्टिट्यूशन का कारोबार चलाने वाले बहुत सी लड़कियाँ खरीद कर अपने ममालिक में ले जाते हैं। वहाँ तमाम लड़कियों को बकरियों की तरह पेश किया जाता है और उनकी बोलियाँ लगाई जाती हैं। वो ये तमाम दिल दहला देने वाली हकीकतों से आगाह करने के बाद खुद तो जाकर सो चुकी थी, लेकिन वो सारी रात उस पलंग पर करवटें बदलती रही थी और अब सुबह से शाम होने तक वो तमन्ना की रात की बातों को सोच सोच कर अपना दिमाग और असाब शल कर गई चुकी थी। उसे हर किस यहाँ नहीं रहना था। उसका अंजाम इतना भयानक कैसे हो सकता था। दिमाग आज भी दिल को रद्द करते हुए अपने साथ हो जाने वाली इस अनहोनी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने ख्यालों में उलझी, सामने तमन्ना पर निगाहें गाड़े हुए थी। तमन्ना ने सलाम फेरा और दुआ के लिए हाथ उठा दिए। इस सारे दिन में वो इन 5 वक़्त में तमन्ना के चेहरे पर एक अजीब-सा सुकून देखती थी। वो जब वुज़ू के बाद वॉशरूम से वापस आती और अपने स्कार्फ़ को अपने सर के गिर्द लपेटती, तो उसके निखरे से चेहरे से टपकता पानी और चेहरे पर मौजूद तमानियत उससे अंदर से चौंकाने लगती। वो कितनी पुरसुकून होकर खुदा के रूबरू जाती है। उसे खुदा से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। जैसे उसे है बहुत सी शिकायत, बहुत से दुःख और ख़ामियों के शिकवे। वो शिकवे पिछले 7 सालों से कर रही थी वो। तमन्ना दुआ माँगने के बाद अब फ़र्श पर बिछी चादर को समेट रही थी। वो बिना पलक झपके उसे देख रही थी। वो अब अपनी उँगली के पूरों को छूकर मुँह में बेआवाज़ कुछ पढ़ रही थी। मुस्तरब और हैरत ज़दा सी निगाहें उसे तमन्ना पर उठाईं, जो उसके पास आकर अब अपने सर पर से स्कार्फ़ खोल रही थी। तुम्हें खुदा से कोई शिकवा नहीं है? इतनी अज़ियत सहने के बाद कैसे उसकी इबादत कर लेती हो तुम? ज़ुकाम-ज़दा भारी से लहजे में वो पलकें उठाए तमन्ना से अपने ज़हन में उभरने वाला सवाल बेहासा पूछ बैठी। एक पल के लिए तमन्ना के हाथ थमे थे और स्कार्फ़ हवा में मोलिक रह गया। वो आहिस्तगी से पलंग पर बरचुमान हुई और अपने दोनों हाथों का दबाव डालते हुए गर्दन झुका दी। उसकी निगाहें अब अपने हाथों पर और जोई की उस पर थीं। इस दुनिया में हर कोई अपनी जगह लिए हुए है। हम ना होते तो इस पलंग पर यहाँ कोई और तमन्ना होती। वो जानता है किसकी बर्दाश्त किस जगह के हिसाब से है। उसे हर किसी को उसकी बर्दाश्त के हिसाब से उस दर्द और उस जगह पर रखा है जहाँ होना चाहिए।
तमन्ना का ठंडा बर्फ लहजा जोई के तने आसाब पर जैसे फवार की तरह बरस रहा था। उससे किस बात का शिकवा करूं कि हम यहाँ क्यों हैं? हमारी जगह कोई और तमन्ना क्यों नहीं? हम इतने संगदिल नहीं कि यहाँ अपनी जगह किसी और लड़की के होने का शिकवा करें। उससे यहाँ रखा है तो हमारा रिश्क यहीं का है। उसके लहजे में एक डराव था, एक दर्द था, लेकिन हाँ, शिकवा कहीं नहीं था। खुदकुशी हराम है, मौत की दुआ कुफ्र है, मगर यहाँ से निजात सिर्फ मौत है। इससे हम दुआ में निजात मांगते हैं। बेशक ईमान है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और हम उस आसानी के इंतज़ार में हैं। उसने झुकी गर्दन उठाई और जोई की तरफ देखा। जिस्म नापाक है, रूह और दिल नहीं। पर जिस्म की क्या वक़्त, वो तो यहीं मिट्टी में गल सड़ जाएगा। उसके पास तो रूह जाएगी, जिसे झंझोड़ कर नोच कर भी ये दरिंदे नापाक नहीं कर सकते। हम वुज़ू करते हैं तो अपनी आंखों से ये तसव्वुर करते हैं, ये सब नजिस और नापाकी धुलकर बह गई है। वो अपने हाथों को देख रही थी। बेहंगम शोर उठा था। सुलाखों के आगे डब्बे फेंके जा रहे थे। लड़कियां भाग भाग कर दरवाजों की तरफ जा रही थीं। तमन्ना भी अपनी जगह से उठ चुकी थी। जो ने दम बहुत उसकी तरफ देखा, जो अब खाना उठाने के लिए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। शंघाई एपी मार्केट रात के अंधेरे में दिन जैसा समा लिए हुई थी। तेज रोशनी में नहाया ये बाजार सफ़ेद फर्श और चमचमाती दुकानों से लैस था। यहाँ मुख्तलिफ सामान की दुकानें बाजार की घूमती राहदारियों के दाएं बाएं दोनों अतराफ में मौजूद थीं। लोग दुकानों के बीच की राहदारियों में गुजरते बातों में मगन थे, और कुछ दुकानों के अंदर खरीदो फरोख्त कर रहे थे। अनगिनत लोगों के बीच दौरान ग्रे रंग के गर्म कोट के नीचे सफ़ेद ड्रेस शर्ट और स्याह पैंट पहने मुख्तलिफ दुकानों में निगाहें दौड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। शर्ट के सामने के दो बटन खुले थे, और कोट की आस्तीन के नीचे पॉकेट फ्लैपी उसके तेज से दाग बढ़ने की वजह से कलाई पर झूल रही थी। अनिल भी स्याह कोट पैंट के नीचे नीली ड्रेस शर्ट पहने मुस्तरिब से चेहरे के साथ उसके पीछे खुद को लोगों से टकराने से बचाते हुए आगे बढ़ रहा था। आज शूटिंग के पैकअप के बाद तुरान होटल जाने की बजाय उसे सीधा यहाँ ले आया था। गाड़ी में भी अनिल के बार बार पूछने पर वो खामोश रहा था, और अब भी यही हाल था, बिल्कुल खामोश। गर्दन को दाएं बाएं घुमा था, आईब्रोज का है। वो किसी महसूस दुकान की तलाश में था। दौरान कौन सी शॉप की तलाश है? अनिल ने फूली सांस के साथ पूछा। वो बामुश्किल खुद को सामने आती लड़कियों से होती टक्कर से बचा सका था, क्योंकि उसकी पूरी तवज्जो तेजी से चलते दौरान और यहाँ आने की वजह जानने पर मरकूज थी। लड़कियां अनिल की बदहवासी पर मुंह पर हाथ रखकर हंस रही थीं और पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थीं, जबकि दौरान अब भी बाजार की राहदारी में मुश्ताशी निगाहें घुमाए आगे बढ़ रहा था। 5 से 10 मिनट की तलाश के बाद वो अपने कदम एक दुकान के सामने रुक चुका था। अनिल के ज़हन में कल शाम की सारी मगर दुरान ऐसा क्या करने वाला था? ये बात उसे तशवीश में मुब्तला कर रही थी। दुकान इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटराइज़ आलात की थी। दुरान ने एक सेकंड के लिए कदम मुंजमद किए और फिर दुकान में दाखिल हुआ। अनिल ने किसी रोबोट की तरह उसके पीछे ही कदम बढ़ा दिए। वो अब दुकान के काउंटर के सामने गर्दन उठाए खड़ा था, जहाँ काउंटर के पीछे खड़ा लड़का अब सवालिया अंदाज में दुरान की तरफ देख रहा था। दुरान ने कमर पर हाथ रखे एक अचेती निगाह पूरी दुकान पर डाली और फिर कोनी को काउंटर पर टिकाते हुए आगे हुआ। स्पाई खुफिया माइक्रो डिजिटल माइक चाहिए। भारी सपाट आवाज़ गूंजी। दुकानदार ने एक लम्हे के लिए उसकी बात समझने के अंदाज में लबों को भींचा और फिर सर हिलाकर पीछे मुड़ा, जहाँ पूरी दीवार में नस्ब अलमारी में अनगिनत इलेक्ट्रॉनिक आलात के डब्बे पड़े थे। अनिल ने भी सर से ही दुकान पर निगाह घुमाई और फिर सरासमगी से दुरान के करीब हुआ। वो अब घड़ी पर वक्त देख रहा था। दौरान क्या करने वाले हो? बेचैनी से उसके कान के करीब सरगोशी की। जवाब नादर। वो बेतासुर चेहरा लिए दुकानदार के हाथों पर निगाहें मरकूज किए हुए था, जो डब्बे निकाल रहा था। अनिल उलझ कर आगे हुआ, उसके बराबर में काउंटर पर कोने टिकाई और उसकी निगाहों के ताकुब में निगाहें सामने जमाई, जहाँ दुकानदार अब कुछ डब्बे पकड़े काउंटर की तरफ बढ़ रहा था। दौरान हमें इस सब में नहीं पड़ना, और ना हम मेघोले जा रहे हैं। डेट्स इट। अनिल का लहजा तो ठोक था। दौरान ने लापरवाही बरतते हुए दुकानदार की तरफ मुकम्मल तवज्जो मरकूज की। कोनी काउंटर पर से उठाई और सीधा हुआ। दुकानदार दुरान को डब्बों में से निकालकर मुख्तलिफ माइक्रो माइक सिखा रहा था। अनिल ने उसके हाथ में पकड़ी छोटी सी चिपनुमा माइक पर से निगाहें हटाईं, जिसे वो कभी अपने कोट से चिपका कर और कभी अपने हाथ पर चिपका कर देख रहा था। दौरान हो सकता है तुम्हें कल वाला मामला गलत लग रहा हो। अब तुम मुझे बताओगे तुम क्या करने वाले हो? अनिल ने दांत पीसते हुए फिर से कल वाली बात दोहरा कर सवाल किया।
दुरान ने गर्दन मोड़े पुरसुकून लहजे में मुत्तसर जवाब दिया। हार्वी को हक क्या? अनिल के चेहरे की तासुआत हैरत से ज़्यादा दुरान की दिमागी हालत पर शोभा करने जैसे थे, जबकि वो उसी इत्मीनान में दुकानदार से माइक पैक करने का कह रहा था। कल से वो दुरान के दिमाग से ये बात मिटाने की कोशिश कर रहा था कि इस दफ़ा वो सोच को भांपने में गलत हो सकता है। भला हार्वी को उस पर ऐसा क्या क्रश हो सकता है कि वो उसकी इमेज को खराब करने के लिए इतना पैसा लगा दे। लेकिन दुरान की सोच की सुई जब किसी बात पर अटक जाती थी, फिर वो यूं ही हो जाता था। अनिल सिच हुआ, जबड़े भींचे और कंधे से पकड़कर दुरान का रुख अपनी तरफ मुड़ा। एक तो मैं ये सोचता हूँ कि गॉड ने तुम्हें ही ऐसा दिमाग क्यों दिया। लहजा उसकी चुप पर उलझन का गुमासी था। माइक पैक हो चुका था। दुरान ने कार्ड रकम की अदायगी के बाद जेब में रखा और हाथ उठाए अनिल की हालत से बेनियासी बरतते हुए उसे चलने का इशारा किया। अनिल ने हल्की से घूरा और कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए, मगर ये क्या, वो वापस जाने के बजाय मार्केट में मज़ीद आगे बढ़ रहा था। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अनिल ने गहरी सांस लेते हुए आदत से मजबूर होकर फिर सवाल किया, जबकि जानता था वो इस वक्त बोलने के मूड में बिल्कुल नहीं। चंद मिनट यूं ही राहदारी में घूमकर वो एक बेकरी के सामने रुका और फिर अंदर कदम उठा दिए। अब की बार अनिल कुछ कहे बिना उसके पीछे था। अब कुछ नहीं पूछूंगा इससे। सर को हल्की और झुंझलाहट में जोर से झटका। वो एक चॉकलेट केक और कुछ सैंडविचेस पैक करवा रहा था, फिर कुछ कैंडल्स खरीदी। जैसे ही उसे दुकानदार को कैंडल्स का कहा, अनिल की सवालिया रग फिर से भड़क गई। एक सेकंड में वो अपने और उसके दरमियान का फासला खत्म करता, उससे कंधे से कंधा मिलाए खड़ा था। ये क्या है अब सब? हैरत से हाथ कैंडल की तरफ करते हुए सवाल पूछा। तुम्हारे बर्थडे का सामान पुरसुकून लहजे में जवाब आया। है? अनिल का मुंह पूरा खुल गया। उसकी बर्थडे कब थी आज? क्या आज है? एक लम्हे को उसके पुरतिमान लहजे की वजह से खुद गड़बड़ा गया। एक आईब्रो उठाए सोचा। नहीं, तो ये जनवरी है। मेरी बर्थडे तो मार्च में होती है। दुरान, ये क्या चक्कर है? फिर सवाल पूछा। अब की बार पेशानी पर शिकन का बेपनाह इजाफा था। वो सामान के बैग हाथ में पकड़ चुका था, फिर उसकी तरफ देखा जो अब तक हल्का सा मुंह खोले खड़ा था। तुम्हारा बर्थडे आज है और मैं तुम्हें सरप्राइज पार्टी दे रहा हूँ अभी होटल पहुँचते ही। मतवासन लहजे में जवाब दिया और कदम दुकान से बाहर बढ़ा दिए। अनिल ने घूर कर उसकी चौड़ी पुश्त को देखा, गहरी सांस बाहर उठेली और कदम उसके पीछे बढ़ा दिए। चूल्हे पर रखी केतली में पानी के अंदर पत्ती जोश खा रही थी और जोई निगाहें उस पर जमाई खड़ी थी। गहरे गुलाबी रंग के पुराने से जोड़े में दुपट्टे को सीने पर फैलाए, शेल्फ पर दोनों हथेलियां दिखाए, वह ख्यालों में खोई सी खड़ी थी। चूल्हे के नीचे चलती आंच का अक्स दोनों आंखों की पुतलियों में चमक रहा था। उस दिन मैदान के वाक़ये के बाद से वो अजीब कैफियत का शिकार थी। वो जिसे हमदर्दी समझ रही थी, वो एहसास कुछ और ही शक्ल इख्तियार कर रहा था। वो उससे तंग आ रही थी। उस लड़के का ख्याल उठते-बैठते ज़हन पर सवार रहने लगा था। दुरान का उससे टकराव अब भी वैसे ही होता था, लेकिन वो अब उसकी तरफ देखने से कतराने लगी थी। कहवा पक चुका था। आँच को हल्का करके वो मुड़ी। फ्रिज में से दूध निकालने के बाद बरामदे में आई तो जान की आवाज़ पर फ्रिज को खोलते हाथ लम्हे भर को रुक गए। लड़की ने इस्लाम कबूल करके मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है। उसीले लहजे में वो मरियम से किसी का जिक्र कर रहे थे। जो के कान एकदम से खड़े हुए, फ्रिज पर हाथ थम गए। जॉन रात का खाना खा रहा था। वो आज बहुत देर से घर आया था और अब वो और मरियम लॉन्च में लगी कुर्सियों पर बिरजुमान थे। खाना सामने लकड़ी की छोटी सी मेज़ पर रखा था। जॉन खाने के बाद चाय ग्लास में पीता था। सुनैना सो चुकी थी और जोई अब जॉन के लिए चाय बना रही थी। कौन? मरियम की तशवीशनाक आवाज़ उभरी। अपने आशिक भाई की बेटी और कौन? जॉन ने निवाला तोड़ते हुए नाक चढ़ाकर उसीले लहजे में जवाब दिया। जोई ने जल्दी से दूध की बोतल निकाली और फ्रिज बंद किया। ओह खुदा! तो अब? मरियम का हाथ बेहद सा दिल भर गया। अब क्या? सर पकड़ कर बैठा है आशिक भाई। बेचारा क्या कर सकता है? गरीब बंदा। जब जवान बेटियां ही इज्जत का ख्याल ना करें तो क्या करे? जॉन के लहजे में नफरत झलक रही थी। जोई के दिल की धड़कन बेवजह तेज हुई। वो तेजी से किचन में दाखिल हुई। कान अब भी बाहर ही लगे हुए थे। सालन और डालो। जॉन ने रोब से बैठी मरियम को हुक्म दिया। मरियम जो ख्यालों में गरक थी सटपटाकर सीधी हुई और प्याली में सालन और डालने लगी। जोई अब दूध केतली में डाल रही थी। जोयो सुनैना कहाँ है? जॉन ने सर झुकाए निवाला तोड़ते हुए अजीब शाकी से लहजे में सवाल किया। सुनैना सो गई है। जोई चाय बना रही है आपके लिए। मरियम ने फौरन मौत पाना जवाब दिया। बच्चियों पर ध्यान रखो।
थका सा लहजा था। ऐसी बातें करते हैं, मेरी जोई और सुनैना ऐसी नहीं है। मरियम ने फौरन इस बात पर हफ़्की ज़ाहिर की। वो ऐसी नहीं है, लेकिन वक्त ऐसा ही है। जोई के इम्तिहानात के बाद उसे बस घर बिठा लो। अब की बार जॉन का लहजा ज़्यादा सख्त था। मरियम ने एकदम पन में इकट्ठी की। कैसी बातें कर रहे हैं? उसको बहुत शौक है पढ़ने का। मरियम गड़बड़ा कर वजाहत दे गई। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मेरी चाय कमरे में ले आओ। जॉन ने कतियत से कहा। एक झटके से अपनी जगह से उठा और कमरे की तरफ बढ़ गया। जोई के हाथ चाय कप में डालते हुए काम रहे थे। रात के 1 बजे भी शंघाई की सिटी होटल और उसके मसाफात की इमारतों में आंखों को चंदिया देने वाली सर्द सफ़ेद और मुख्तलिफ रंगों की रोशनियां जलकर उस आखिरी चांद की तारीख के फैलते अंधेरे को मात दे रही थीं। सिटी होटल की 7वीं मंजिल का ये हसीन कमरा भी पूरी तरह रोशन था। क्रिस्टियन डियोर की भीनी सी खुशबू कमरे के हर कोने से उठकर माहौल को मसरूर कर रही थी। दो नफूस की मौजूदगी के बावजूद कमरे की खामोशी में लैपटॉप के स्पीकर से उभरती पेशकश के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी। कमरे में मौजूद हल्के मस्टर्ड रंग के लेदर काउच पर दौरान और कुछ दूरी पर मौजूद सोफे पर अनिल अपनी समातों को मुकम्मल तौर पर लैपटॉप से उठने वाली पेशकश पर लगाए अमातन गोश थे। लैपटॉप कोच के बिल्कुल सामने रखी हुई छोटी गोल मेज़ पर पड़ा था और कोच पर दारुंग आगे झुका दोनों बाजों की कोनियों को टांग पर टिकाए और दाएं हाथ को थोड़ी के नीचे रखे पुरसोश अंदाज में उनमें सुकेड़े लैपटॉप स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए था। हल्के ग्रे रंग की शर्ट का गिरबान टाई से आज़ाद था और सामने के 2 बटन खुले थे। शर्ट की आस्तीनें कलाई से ऊपर तक मुड़ी हुई थीं, जहाँ कलाई की मजबूत रगें अब लैपटॉप से उठने वाली बास्केट पर तनकर उड़ रही थीं। ये उसकी ज़ब्त की निशानी थी। उसकी रगें तन जाती थीं और जबड़े एक दूसरे में पेवस्त होकर चेहरे की सख्ती में इजाफा कर देते थे। अनिल की झूठी सरप्राइज बर्थडे पार्टी पर वो हार्वी के कान के पीछे गर्दन पर माइक्रोचिप लगाने में कामयाब हो चुका था, जिसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि वो गेम पर गेम खेलने का आदी था। वो दुरान मलिक था, जिसको सामने वाले को उसी के अंदाज में जवाब देने की आदत थी। ये नफरत, ये जलन, ये हसद, वो इन सब में बड़ा हुआ था। ये वो सब एहसासात थे जिनमें पनप कर वो इस बुलंदी पर पहुंचा था। अब भी हार्वी और ब्रूस के साथ इंडस्ट्री के बहुत से लोग उसकी इस कामयाबी पर कितने कीना दोष है, ये वो बाहू भी जानता था। ये तलही, ये रूखापन, ये खाली वीरान कहके और समंदर से गहराई के लिए आंखें, ये सब सहकर यहाँ पहुंची थीं। इसलिए वो उस दिन हार्वी की दावत देने पर ही ढड़क गया था और अब उसको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा था। रात के 1 बजे ब्रूस हार्वी के कमरे में मौजूद था और अब दोनों में होने वाली गुफ्तगू वो बआसानी सुन रहा था। ये मेडिसिन काम करेगी क्या? हार्वी का मुतअज्जिब लहजे में पूछा गया सवाल लैपटॉप के स्पीकर में साफ सुनाई दे रहा था। यकीनन ब्रूस ने हार्वी को कोई मेडिसिन दिखाई थी, जिसके बारे में वो इस्तफसार कर रहा था। ऐसी वैसी अच्छे अच्छों की बैंड बच जाती है। तो दारूं क्या चीज़ है? ब्रूस ने हल्का कहका लगाकर कमीनगी से जवाब दिया। मतलब, वो दोरान को पार्टी में कोई मेडिसिन खिलाने वाले थे। अनिल ने एकदम से हड़बड़ाकर दोरान की तरफ देखा, जो ताहन्नूस उसी तरह सर झुकाए सब सुन रहा था। हाँ, बस अब हाथ की मजबूत उंगलियां थोड़ी सहला रही थीं। कैसे देंगे ये दौरान को? हार्वी अब ब्रूस से अगला सवाल पूछ रहा था। उसके फेवरेट मशरूब में मिलाकर। सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं ना जनाब? दी दोरोंग, साइन ऑफ पावर। नेवर एवर ड्रिंक द विस्की वाइन एंड रम। दोरांग, ताकत का निशान, दुश्मन को फाड़ देने वाला, कभी भी विस्की, वाइन या रम नहीं पीता। ब्रूस का लहजा मसरी लिए हुए था। वो अपनी ही बात के बाद खुद ही लुफ्तंदोज होता कहका लगा रहा था। हम्म। हार्वी ने हंकारा भरा। देखते हैं कि तुम्हारी ये मेडिसिन दोरांग की क्या हालत करती है। हार्वी ने पुरसोच लहजे में कहा। ये सब सुनकर अनिल की नाक अब गुस्से में फूल रही थी, जबकि दौरान उसी हालत में टकटकी बांधे बैठा था। अलबत्ता चेहरे का सपाटपन अब मजीद बढ़ गया था। ये मेडिसिन खाई हो और फिर साथ में लीसा जैसी दवाई हो। परेशान नहीं हो। दोरांग दी पावर की दुर्गत बनते जा रही है। ब्रूस चहक रहा था। तबाही, और वो भी लीसा जैसी। लीसा का ही कहा है ना शिवोन को। हार्वी ने मुतजस्सिस लहजे में बात पर जोर देते हुए पूछा। हाँ, सब सेट हो चुका है, सब फाइनल है। लीसा वक्त पर मंगोले पहुंच जाएगी। ब्रूस उसे लड़की के बारे में मालूमात दे रहा था, जिसको वो शायद दुरान को फंसाने के लिए इस रात बुलवा रहे थे। दोरांग के कमरे में कैमरे नब्स करवा दिए हैं। बेड का व्यू है। ब्रूस अब हार्वी को मजीद मालूमात दे रहा था। अनिल बार बार दुरान के चेहरे के तासुरात पर जांची निगाह उठा रहा था, जो उसी तरह पुरसोच बैठा था। यस। और अब तो सब इंतजार में है। स्टीफन, केल्विन,
सब पैसा लगा चुके हैं। हमारे साथ काम का पंगा और नखरा दुरांग को महंगा पड़ जाएगा। हार्वी ने मज़े से ब्रूस के ठट्टे में उसका साथ दिया। एक दफ़ा, बस एक दफ़ा इस एटीट्यूड पावरमैन का ये भरम चिकनाचूर हो जाए, फिर देखना किस मुंह से ये फिल्म से मनाजिर तल्फ करवाएगा। ब्रूस के दांत पीसने जैसी आवाज़ आई थी। दोनों का मुश्तरका बेबाक कहका गूंजा। दुरान ने सासू को झटका। वाइब्रोज का एक लाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली। सुइयां रात का 1:15 बजा रही थीं। चल, रात बहुत हो रही है, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। ब्रूस अब हार्वी से इजाज़त तलब कर रहा था। दुरान सीधा हुआ और हाथ बढ़ाकर लैपटॉप को बंद कर दिया। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए, सर की पुश पीछे किए और काउच की पुश से सर टिकाकर कंधों के फैलते ही कसरती बाजू और वासिया हो रहे थे। लबों पर एहसास मुस्कुराहट आंखों की चमक के साथ साथ गहरी हो रही थी, जबकि अनिल उसके बरअक्स सर थाम चुका था। ओ जीसस, ये सब करने वाले हैं तुम्हारे साथ, और सबके सब मिले हुए हैं कमीने, और हम नहीं जाएंगे तो मुंह की खानी पड़ेगी उन सबको। अनिल ने हैरत से आंखें फैलाई और फिर अपना ख्याल जाहिर किया। दुरान की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मौजूद तमानियत में जरा भी फर्क नहीं आया था। वो अब काउच के हत्थे पर बाजू फैलाए दूसरे हाथ में पकड़े अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऊपरी रुख घुमा रहा था। आंखों की पुतलियों में स्क्रीन के बदलते अक्स वाज़िह हो रहे थे। अनिल, मेरा विलियम बिस्क पोक सूट रेडी करवाना कल शाम के लिए। मगन से लहजे में हुक्म सादिर किया। अनिल ने चौंक कर देखा। होंठ होते चेहरे पर हैरत वासिया थी। दुरान, तुम पागल हो गया? वो उसी तरह हैरान सा मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ घूम गया जो तसल्ली अमेज़ लहजे में उसे हुक्म सादिर कर चुका था। और हाँ, सर्च कर लेना तुम कैसे कंट्रोल करोगे खुद को उस मेडिसिन के बाद, क्योंकि बरूस कह रहा है बैंड बच जाती है तो बच जाती होगी। सपाट लहजे में अगला हुक्म सादिर हुआ। निगाहें हनूस मोबाइल स्क्रीन पर जमी थीं। यकशक अनिल की गर्दन गुद्दी से आगे हुई। व्हाट? आंखें हैरत से फैलीं। पर मुंह से मजीद जगह घेर रही थी। मतलब वो सब सोच भी चुका था कि उसे क्या करना है। दुरान, ये कैसा मजाक है? क्या तुम ये कह रहे हो कि वो मेडिसिन वाला मशरूम मैं पीऊंगा? अनिल ने सीने पर हाथ रख के ऐसे इस्तेफसार किया जैसे उसकी कई बात पर यकीन ना हो। हाँ, मेरा वो मशरूम का ग्लास तुम पियोगे। चेंज करने होंगे ग्लास हमें, उनसे छुपाकर। कैसे, वो मैं बताऊंगा तुम्हें। एक लम्हे के लिए सर ऊपर उठाए उसने बात की तस्दीक की। अनिल को शहरत का शदीद झटका लगा था, जबकि दूसरी तरफ ना तो इत्मीनान में कमी हुई थी और ना इरादों में किसी किस्म की कोई लर्जिश थी। दुरान, पता नहीं कैसी मेडिसिन होगी, क्या असर होगा। मैं अनिल के मुस्रिब से लहजे में अब दौरान की बात पर गुस्सा भी साफ जाहिर हो रहा था। तुम वर्जन हो? अफीफ कहके के साथ सवाल किया। अनिल सटपटा गया। शट अप। फौरन दांत पीसे, जबकि वो अब मोबाइल मेज पर रखने के बाद जेरे लब मुस्कुरा रहा था। मोबाइल को रखते ही सिगरेट केस उठाया। जालिम कहीं का, और इसको मेरे वर्जिन होने पर शक है क्या? अनिल ने आबरू उचकाए खुद से सवाल किया। दुरान, मैं वो नहीं पीऊंगा। हल्के से घूरते हुए मशरूब पीने से साफ इनकार किया। ठीक है, फिर मुझे पीना पड़ेगा। तैयार रहना फिर मेरा लीसा दी तबाही के साथ। बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। नहीं, तुम भी नहीं पियोगे। पता नहीं क्या होता होगा उसको पीने से बाद। मेडिसिन का नाम नहीं लिया उन्होंने, जो मैं रिसर्च करता फिरूं। अनिल के लहजे और चेहरे पर परेशानी शख्सा आया थी। बेकाबू हो जाता मर्द, और इससे ज्यादा क्या होगा? दुरान ने कंधे उचकाकर मुस्तवासन लहजे में पूछा जवाब दिया। लाइटर अब उसके होंठों में दबी सिगरेट को शोला दे रहा था। अनिल चिढ़कर सर हवा में मारते हुए उसे फक घूर गया। दुरान, इसका आसान हल जब ये है कि हम वहां नहीं जाएंगे तो फिर हम मुश्किल में क्यों घुस रहे हैं? अनिल तेजी से 3 ढाक भरता अब उसके सर पर खड़ा था, जो मजे से कोच की पुश से सर टिकाए अब धुआं हवा में छोड़ रहा था। हार्वी के मुंह पर मारते हैं फिल्म, और मुझे इंतहा का अफसोस है कि मैंने तुम्हारी मिन्नतें की थी कि तुम ये फिल्म करोगे। अनिल ने तासुब भरे लहजे में कहते हुए अपनी पेशानी सहलाई। और मुझे खुशी हो रही है। लबों को गोलाई की शक्ल में करते हुए धुएं के मरगोले को हवा में छोड़ा। अनिल ने तासुब भरी सांस खारिज की। कोई फायदा नहीं था। वो ठान चुका था सब, और अब सामने हिला में निगाहें मरकूज किए पुरअज़म लहजे में कह रहा था। जब दुश्मन खुफिया चाले चल रहा हो तो उसे उसी की टक्कर से जवाब देना चाहिए, खुले आम नहीं। वो सोच चुका था उसे उनकी जलाई आग में कूद कर ही उनको मात देनी है, और वैसे भी वो अपनी बहुत सी बातों के साथ इस सोच को भांप लेने वाली हासियत को सबसे पोशीदा ही रखता था। ये दुनिया ऐसी ही है। उसे ज़िंदगी के हर कदम पर टांगे खींचने वाले देखे थे। एक दौड़ है ये ज़िंदगी, जहाँ हर हर जगह में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो